स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। सोचो आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट राइट्स, आपको एजुकेशन कैसा मिलेगा, आपको टैक्सेस कितने पे करने होंगे और बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सारे एक ही रूम में डिसाइड होते हैं एंड दैट इज पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट 25 मई 2025 को हमारा जो प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्जाम है उसके लिए बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अगर आते हैं तो वहाँ से आते हैं, तो उसको किस तरीके से तुरंत फिनिश करें तो उसी के बारे में ये सेशन है। तो बहुत कम मिनटों में हम पार्लियामेंट का सुपर रिवीजन करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चरिंग है, कि प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। ये तीनों जो बॉडीज है, ये जो तीनों पोजीशंस है, ये तीनों पार्लियामेंट के अंदर आती है। ये दोनों तो हाउस बाय द वर्च्यू ऑफ हाउस है, तो उस वजह से, और प्रेसिडेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जो भी बिल पास होगा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, उसको असेंट मिलेगा, उसके बाद ही वो एक्ट बनेगा। तो उस वजह से प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। सिमिलरली पार्ट 5 में हम इसको डील करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में देयर इज अ प्रीएम्बल, उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स हैं, फिर आखिर में शेड्यूल है। तो इन पार्ट्स में भी जो पार्ट 5 है उसके अंदर पर्टिकुलरली आर्टिकल 79 और 122 ये लेजिस्लेचर से डील करते हैं, राइट। तो इसी के अंदर हम पार्लियामेंट को स्टडी करते हैं और ये इसका काम क्या होता है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। मतलब एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो जो ये लॉ यहाँ से बनेंगे उसको एग्जीक्यूट कराएंगे और इनका काम है लॉ बनाना। तो जो बनाने वाला फंक्शन है वो यहाँ से होता है। उसी के साथ में अगर आप एक स्ट्रक्चर देखिए कि यहाँ पे इलेक्शन किस तरीके से होता है, कैसे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो इलेक्ट होके आते हैं। तो ये जनरल पॉपुलेशन है। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जनरल पॉपुलेशन इनके लिए वोट करती है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके लिए। यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो फिर जाकर राज्यसभा के लिए वोट करते हैं, राइट। तो एक इनडायरेक्ट वे में इलेक्शन हो रहा है, जबकि लोकसभा में देखें तो डायरेक्टली लोग ही वोट कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन है, जबकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन है। और इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी वही लोग वोट करेंगे ऐसे लेके जो इलेक्टेड है। स्टेट्स की बात करें और जो यूटीज है उसमें भी पर्टिकुलरली दिल्ली और पुडुचेरी ही सीट्स है राज्यसभा में एज ए कैंडिडेचर के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी जो यूटीज है उनका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो ये एक रैशनल हो जाता है। उसी के साथ साथ सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो कंपोजिशन में देखें तो राज्यसभा में 245 टोटल मेंबर्स हैं, उसमें 233 इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और जो बाकी 12 है ये नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड माने प्रेसिडेंट इज द वन हु इज गोइंग टू नॉमिनेट देम, राइट। प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट करेंगे और बाकी 233 को इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, ऐसे लेके जो मेंबर्स थी वो उन्हें इलेक्ट करते हैं। सिमिलरली राज्यसभा के अंदर 543 टोटल है और सारे के सारे डायरेक्ट इलेक्शन, लोग इनके लिए वोट करते हैं और फिर ये इलेक्ट होकर आते हैं। सिमिलरली इफ यू सी लोकसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। मतलब लेट्स से ये पर्टिकुलर कोई स्टेट है, अब इसके अंदर इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ जाती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से ये डिफरेंट रहती है। ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज बढ़ गई है और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, उनमें से जो भी जीतता है फिर जाके देखा जाता है कि अच्छा टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग हैं जो जीते पर्टिकुलर पार्टी से, फिर मेजॉरिटी फॉर्म होती है और फिर सरकार बनती है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है उसमें किस तरीके से रहता है कि ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी लेट्स से ए है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी बी है, तो इनकी जो मतलब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पॉपुलेशन रहना चाहिए वो करीबन सेम रहना चाहिए। मतलब विद इन द स्टेट ऑल्सो, और इंटर कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें तो उसमें भी, मतलब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों के बीच में ये जो सीक टू पॉपुलेशन रेशियो ये सेम रहना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्टिकुलर स्टेट के अंदर लेट्स से 100 सीट्स है और उसका पॉपुलेशन x है, जबकि दूसरा जो स्टेट है उसमें भी अगर 150 सीट्स है तो पॉपुलेशन उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ मेंटेन रहना चाहिए इंटर और इंट्रा स्टेट। उसी के साथ में डिलिमिटेशन कमीशन होते हैं, मतलब विद टाइम रिक्वायरमेंट होती है कि सीट्स को बढ़ाया जाए या फिर कहीं पे हो सकता है कि टेरिटरी को मॉडिफाई किया जाए ताकि जो पॉपुलेशन की वजह से जो माइग्रेशन हुआ है उसको फैक्टर इन किया जा सके। तो उस केस में डिलिमिटेशन कमीशन बनता है जो टेरिटरी जो होते हैं उसको फिर से डिमार्केट करते हैं। एवरी 10 ईयर बनते थे, 52, 62, 72 में बने। उसके बाद पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स लिए गए 1976 में, और उस समय पे फिर 82 में नहीं बना, फिर 92 में नहीं बना, फिर जाकर 2002 में बना। तो ऐसा था कि 25 साल के लिए इसे हॉल्ट कर दिया गया था कि ये जो सीट्स है लोकसभा में या राज्यसभा में, उसका उस लोकसभा में पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, क्योंकि राज्यसभा की सीट्स हम 4th शेड्यूल में डील करते हैं, उसमें मेंशन्ड है कि इस तरीके से होना चाहिए। अगर हम लोकसभा की सीट्स के बारे में बात करें तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे हॉल्ट आ गया था। फिर 2002 में अगेन फिर से हॉल्ट आ गया था 25 साल के लिए। तो 2026 का भी डेडलाइन है जब देखा जाएगा कि आगे किस तरीके से प्रोसीड करना है। सिमिलरली जो 42nd अमेंडमेंट था 1976 में, उसमें से ये लिमिटिंग मेजर्स दिए गए थे। फिर 2003 में फिर से अमेंडमेंट आया जिसमें चेंजेस तो लाए गए, लेकिन जो लोकसभा की सीट्स थी उसे बढ़ाया नहीं गया,
या उसमें चेंजेस नहीं आए। जो चेंजेस आए थे उस तरीके से टेरिटरी में चेंजेस आ गए कि लेट्स से पहले इस तरीके से था कि यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है और यहाँ पे कुछ पॉपुलेशन है, दोनों ही सेम, मतलब जितनी दोनों को एक एक सीट्स है और उस तरीके से पॉपुलेशन सेम था। अब यहाँ पे पॉपुलेशन अगर बढ़ जाता है तो उसको कुछ इस तरीके से डिमार्केट कर दिया कि यहाँ पे कुछ चेंजेस ला दिए, ये बाउंड्री के अंदर चेंजेस ला दिए, तो वो एक चीज़ था जो किया गया था। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे ड्यूरेशन किस तरीके से था, राज्यसभा कंटिन्यूइंग चैम्बर है जबकि लोकसभा 5 साल का उसका टेन्योर है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है, मतलब अगर अर्ली डिसॉल्व हो गया तो 5 साल से कम का टेन्योर हो गया, लेकिन सर्टन केसेस में ये होता है। और अगर नेशनल इमरजेंसी है वैसी जो सिचुएशन होती है उसमें एक्सटेंड भी हो सकता है। तो है 5 साल का टेन्योर और डिसॉल्व हो जाता है तो उस वजह से कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, हर बार नई सरकार आती है, उस तरीके से इलेक्शंस होते हैं। जबकि राज्यसभा में इट्स ए कंटिन्यूइंग चैम्बर, इट्स ए परमानेंट हाउस, उसमें अगर इलेक्शन देखें तो हर 2 साल में होते हैं, लेकिन पूरे हाउस के सारे मेंबर्स के जो इलेक्शन होते हैं लोकसभा में वैसे यहाँ नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ 1/3 मेंबर के लिए होते हैं, 1/3 रिटायर करते हैं और बाकी फिर जो होते हैं 2/3 रहते हैं, वो ऑलरेडी रहते हैं, वो फिर 2 साल बाद 1/3 और जाएंगे, उस तरीके से रहता है। इसमें री इलेक्ट और री नॉमिनेट फिर से हुआ जा सकता है। फिर पार्लियामेंट का एक्ट है जिसके तहत ही, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेट नहीं था, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत था कि 6 ईयर का टर्म होगा इनका। उसी के साथ साथ जो फर्स्ट बैच था राज्यसभा में, लाइक लेट्स से 1950s या 51 में जो फर्स्ट बैच था वो लॉटरी के थ्रू डिसाइड किया गया था कि ये जो पर्टिकुलर 1/3 मेंबर है ये एंजॉय करेंगे सिर्फ 2 साल के लिए अपना टेन्योर। उसके बाद में जो सेकंड बैच था उसके बाद उनका ऐसा था कि उन्होंने 4 साल एंजॉय किया, 4 ईयर्स तक एंजॉय किया 1/3 जो लोग थे उसमें से। फिर ये कंटिन्यू हुआ कि हर कोई 6 ईयर्स तक एंजॉय कर पाया था, उस तरीके से ये था राज्यसभा के केस में। सिमिलरली अगर आप मेंबरशिप की बात करें तो क्वालिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर होने के लिए, तो वन हैज़ टू बी सिटीजन होना है, ओथ लेनी होगी, और राज्यसभा के केस में 30 से कम की एज नहीं होनी चाहिए और लोकसभा के केस में 25 से कम की एज नहीं होनी चाहिए। वो इलेक्टर होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी में। और उसी तरीके से अगर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स देखें तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई होल्ड ना कर रहे हो एंड अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, गिल्टी किसी आरोप में नहीं पाए जाने चाहिए, तो 2 साल से ज़्यादा के लिए अगर किसी भी केस में कन्विक्ट किया गया जिससे इम्प्रिजनमेंट वाला वो चीज़ है तो वो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड बन जाता है। सिमिलरली करप्शन या ब्राइबरी वो सारे केसेस में इंडल्ज नहीं होने चाहिए, और हेटरेट या एनमिटी किसी ग्रुप्स के अगेंस्ट में फैला है वो चीज़ ना हो तो बेटर रहता है। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें डिस्क्वालिफिकेशन हो उसमें जो फाइनल से होता है वो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट का फाइनल से होता है, लेकिन विद इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन हो उसके बाद उस तरीके से देखी जाती है चीज़ें। सिमिलरली अगर आप डिफेक्शन वाला जो एक और ग्राउंड है जो डिस्क्वालिफिकेशन का, पिछले वाला जो हमने देखा तो नॉर्मल चीज़ों में था, ये डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन है कि आप ये 10 शेड्यूल के हम इसको अंदर इसको डील करते हैं एंड इट वॉज इन थ्रू 52nd अमेंडमेंट हमने लाया था 1985 में इस चीज़ को, राइट। अब इसमें कैसा है कि आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हैं, आप वॉलेंटरीली उसकी जो मेंबरशिप है उसको गिव अप करते हैं, आप गिव अप करते हैं उसकी मेंबरशिप को, या फिर आप वोट करते हैं अगेंस्ट में पार्टी के, या एब्सटेन करते हैं फेवर में वोट करने के लिए, या कोई इंडिपेंडेंट है वो फिर पार्टी ज्वाइन करता है, या फिर कोई नॉमिनेटेड है और वो 6 महीने के बाद में पार्टी ज्वाइन करता है। ये चारों के चारों ग्राउंड्स हो जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब इसमें फाइनल से होगा लोकसभा के केस में स्पीकर का और राज्यसभा के केस में चेयरमैन का, एंड दे आर बाउंड बाय द जुडिशियल रिव्यू ऑल्सो, उस तरीके से है। तो यहाँ पे स्पीकर और चेयरमैन की बात कर रहे हैं, इनका फाइनल से है। यहाँ पे जो दूसरे ग्राउंड्स थे उसमें प्रेसिडेंट का फाइनल से था विद द ओपिनियन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। उसी तरीके से अगर आप मेंबरशिप में ऐसे देखेंगे कि काफ़ी बार हो सकता है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीट पे इलेक्ट हुए, तो उस केस में अगर डबल मेंबरशिप है तो वेकेट करना होगा, या फिर कोई डिस्क्वालिफिकेशन है तब वेकेट करना होता है, या रिजाइन कर दिया तब वेकेट हो जाता है ऑफिस। उसी के साथ 60 दिन तक अगर बिना परमिशन के एब्सेंट है तो भी आपको वेकेट करना होगा ऑफिस, एंड कोई इलेक्शन को अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट वॉइड डिक्लेयर कर दे तो उस केस में भी वेकेशन होता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर के अगर हम बारे में बात करें तो लोकसभा के अंदर जो स्पीकर है वो लोकसभा के स्पीकर आर इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ, और उनका जो डेट होता है कि कौन सी डेट को उनके इलेक्शन कराने वो प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे, और इनका कास्टिंग वोट होता है, मतलब फर्स्ट इंस्टेंट में वो वोट नहीं करते हैं, जब कोई टाई होता है उस समय पे अपना वोट वो कास्ट करेंगे, फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं होता है। और अगर फर्स्ट इंस्टेंट में जब वोट कास्ट करते हैं वो तब होता है जब उनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होता है, मोशन में होता है, और उस समय पे इसलिए कर सकते हैं नाउ ही इज अ मेंबर ऑफ द हाउस बट नॉट इन द पोजीशन ऑफ द स्पीकर, तो उस वजह से। सिमिलरली ही इज द हेड ऑफ द लोकसभा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में जो डिसीजन होगा वो उन्हीं का फाइनल होता है, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल इंटरप्रेटर अगर हम कहें लोकसभा में तो वो स्पीकर ही होते कहीं ना कहीं। और जब जॉइंट सिटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की, जब जॉइंट सिटिंग हो रही है उस समय पे चेयरमैन
ना बैठकर या डेप्यूटी चेयरमैन ना बैठकर लोकसभा के स्पीकर होते हैं जो हेड करते हैं उस जॉइंट सिटिंग को। सिमिलरली मनी बिल में क्या, वेदर बिल इज मनी बिल और नॉट, या फाइनेंस बिल है या जनरल ऑर्डिनरी बिल है, उसमें जो डिसीजन होगा वो स्पीकर का ही रहता है। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो 50% इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए होता है और 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है इफ़ यू वांट टू रिमूव द स्पीकर उनकी पोजीशन से। उस तरीके से है। और कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हैं उनको, जैसे कि उनकी जो सैलरी है वो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज्ड है, मतलब वोटेबल नहीं है, लोकसभा में वोटेबल नहीं है वो चीज़। सिमिलरली CJI के इक्विवेलेंट उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है। और एक प्रोटम स्पीकर भी होते हैं, जब नई लोकसभा आ रही होती है उस समय पे प्रेसिडेंट जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनको नॉमिनेट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, जब तक कि नए स्पीकर नहीं आ जाते, तो दैट इज़ द प्रोटेम स्पीकर। सिमिलरली लोकसभा में अगर डेप्यूटी स्पीकर की बात करें तो इनका डेट जो होगा इलेक्शन का ये स्पीकर फिक्स करेंगे, जबकि स्पीकर के केस में कौन थे, प्रेसिडेंट फिक्स कर रहे थे। और स्पीकर जब ऑफिस वेकेट करते हैं, एब्सेंट होते हैं, तब ये उनकी ड्यूटीज़ को निभाते हैं। एंड सिमिलरली 11th लोकसभा में ये कंसेंसस लिया गया था कि जो भी रूलिंग पार्टी होगी, रूलिंग पार्टी से स्पीकर होंगे और जो अपोजिशन पार्टी होगी वहाँ से डेप्यूटी स्पीकर होंगे। तो 11th लोकसभा में ये कंसेंसस आया था। उसी के साथ साथ पैनल ऑफ चेयरपर्सन भी होते हैं, मतलब लेट्स से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ये ऑफिस में नहीं है तो उस समय पे पहले से स्पीकर नॉमिनेट कर लेते हैं कि ये उस तरीके से 10 लोग हैं, और ये जब नहीं होते तो ये प्रिसाइड कर सकते हैं इन्हें जब ये एब्सेंट हो। वैकेंसी के केस में नहीं, जब एब्सेंट है। वैकेंसी तो तब हो गई कि मतलब ऑफिस में ही कोई नहीं है, वो वेकेंट है, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। और अगर वेकेंट वाली सिचुएशन है तो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेंगे, ये डायरेक्टली आकर जो POC है ये प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली इफ़ यू सी विद रिस्पेक्ट टू राज्यसभा के चेयरमैन जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। अब ही इज नॉट द मेंबर, तो वो वोट भी नहीं कर सकते उसमें। इनका भी होगा कास्टिंग वोट। अगर इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन हो रहा होता है उस समय पे भी ये अपना जो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट है वो नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर ही नहीं है वो। तो ये एक प्रिविलेजेस इनके पास नहीं है। सिमिलरली एक एस्पेक्ट है लीडर्स का, तो जैसे प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा। अब राज्यसभा में कौन लीडर होगा तो उनको नॉमिनेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। USA में इसी चीज़ को मेजॉरिटी लीडर कहा जाता है। सिमिलरली अपोजिशन की बात करें तो 1/10 जो सीट होगी एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए टू बी कॉल्ड एज अ अपोजिशन लीडर। अब 1977 में अपोजिशन लीडर को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला था। USA में माइनॉरिटी लीडर होता है, जैसे यहाँ मेजॉरिटी लीडर है या माइनॉरिटी लीडर होता है। सिमिलरली UK में जो अपोजिशन होते हैं उन्हें शेडो कैबिनेट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लेट्स से ये रूलिंग पार्टी है, ये इन सबके मिनिस्टर्स हैं और ये अपोजिशन पार्टी है, राइट। अपोजिशन के इस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अब ये अगर फिनांस को हैंडल कर रहे हैं, फिनांस का पोर्टफोलियो इन्हें मिला हुआ है, तो सिमिलरली यहाँ पे एक इंडिविजुअल होंगे जो फ्यूचर में फिनांस का पोर्टफोलियो हैंडल करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके से इन्हें शेडो करेंगे, इनकी जो भी पॉलिसीज होगी उन पे क्वेश्चन करेंगे, वो सारी चीज़ होगी ताकि ये खुद को रेडी कर रहे हैं फ्यूचर के ऑफिस के लिए। तो उस वजह से इसे शेडो कैबिनेट भी कहा जाता है। सिमिलरली अगर आप सेशन की बात करें तो सेशन को बुलाना, लोकसभा और राज्यसभा के जब सेशंस होते हैं तो उनको जब कॉल करना है तो प्रेसिडेंट बुलाते हैं, और इसमें 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम 2 सेशन तो होते ही है और हम 3 सेशन कंडक्ट करते हैं। उसी तरीके से अगर एडजर्नमेंट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि स्पेसिफाइड टाइम होता है, तब के लिए उसको सिटिंग को सस्पेंड किया जाता है। साइन डाई में क्या होगा कि इनडिफाइनाइट पीरियड के लिए कर दिया, कोई टाइम नहीं बताया है। और प्रोरोगेशन में क्या होता है कि प्रेसिडेंट इसे इशू करते हैं जब ये हो चुका होता है, जब स्पीकर ने ये डिक्लेयर कर दिया होता है अर्जेंटमेंट साइन डाई, उसके बाद में प्रेसिडेंट प्रोरोगेट करते हैं, तो जो सेशन होता है वो खत्म हो जाता है। और डिसोल्यूशन में तो पूरी लोकसभा की लाइफ ही खत्म हो जाती है उस तरीके से। सिमिलरली कोई भी बिल अगर लोकसभा में ओरिजिनेट हो रहा है या फिर लोकसभा में पेंडिंग है तो वो लैप्स कर जाएगा जब नई गवर्नमेंट आएगी उस समय पे। उसी के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 लैंग्वेजेस को मैंडेट दिया, इंग्लिश और हिंदी में बात कर सकते हैं या फिर बिल्स उस तरीके से जा सकते हैं। और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो अलाउ कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है वो अपनी मदर टंग में भी स्पीच दे सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं। सिमिलरली अटॉर्नी, जैसे हमने वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कहा था, ही इज़ नॉट अ मेंबर, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं कर सकते। सिमिलरली अटॉर्नी भी नहीं कर सकते क्योंकि मेंबर नहीं है। और एक होता है लेम डक सेशन। लेम डक सेशन तब होता है जब ये पुरानी लोकसभा थी और इस तरीके से ये अभी नई लोकसभा बनी है, राइट। तो इसमें जब इलेक्शन हो गए तो ये जो लोग हैं, लेट्स से ये लोग इलेक्ट होके यहाँ पे नई लोकसभा में नहीं बैठेंगे, तो दे आर कॉल्ड लेम डक्स। ये लेम डक्स हैं कि इन्हें फिर से मौका नहीं मिला उस तरीके से। सिमिलरली डिवाइस की बात करें तो क्वेश्चन आवर, जो फर्स्ट आवर होता है 11 से 12 का मॉर्निंग में, वो क्वेश्चन आवर होता है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मिनिस्टर्स होते हैं उनसे। सिमिलरली 0 आवर होता है जो 12 से 1 का होता है, उसमें एजेंडा फिक्स किया जाता है
जाता है कि आज क्या डिस्कस करना है। और फिर कुछ मोशंस होते हैं, जैसे सब्सटेंटिव मोशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ सब्सटेंस है, जैसे कि इम्पीच करना है, रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। सिमिलरली एक सब्स्टिट्यूट मोशन होता है, जो ओरिजिनल कुछ मोशन है उसी के सब्स्टिट्यूट में लाया गया है। क्लोजर मोशंस होते हैं, जिसमें 3 तरह के हैं। एक है कि लेट्स से कुछ ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इसको कंपार्टमेंट में बांट दिया है, ये कंपार्टमेंट में ब्रेक कर दिया, फिर इंडिविजुअली इनको डिस्कस किया जा रहा है। कंगारू में क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट है, लेट्स से ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, इन्हें डिस्कस कर लिया और बाकी को छोड़ दिया। गिलेटिन में क्या होता है कि जितना भी डिस्कस हुआ है वो ठीक है, उसके बाद चाहे इंपॉर्टेंट हो या जो भी हो उसको डिस्कस ही नहीं करते, उस तरीके से खत्म कर दिया जाता है। तो इस तरीके से मोशन लाए जाते हैं ताकि स्पीडीली काम चले उस तरीके से। फिर कुछ प्रिविलेजेस है, प्रिविलेजेस में किस तरीके से रहता है कि कुछ फैक्ट्स हैं, अगर उसको डिस्टॉर्ट किया जाता है तो वो चीज़ है कि वो प्रिविलेज का ब्रीच हो गया। फिर कॉलिंग अटेंशन मोशन होता है, जो कि बहुत अर्जेंट मैटर्स होते हैं उन पे लाया जाता है। फिर अर्जेंटमेंट मोशन होता है, जिसमें 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, और ये सिर्फ लोकसभा में ही लाया जाता है, और एक तरीके से जो सरकार होती है उसको सेंसर करने की कोशिश रहती है। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन में भी 50 लोगों का सपोर्ट चाहिए होता है, एंड देन सेंसर मोशन होता है, जिसमें ऑब्वियसली उस तरीके से सेंसर किया जाता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो सरकार होती है उससे। फिर मोशन ऑफ थैंक्स होता है, जो प्रेसिडेंट जब लोकसभा बनती है तब, और हर फाइनेंशियल ईयर के पहले इस तरीके से प्रेसिडेंट जो प्रीवियस पॉलिसीज थी गवर्नमेंट की उसको बताते हैं कि उसमें किस तरीके से डेवलपमेंट्स हुए और फ्यूचर क्या थॉट है उसके बारे में डिस्कस किया जाता है। तो उसमें जब ये चीज़ होती है तो एक मोशन ऑफ थैंक्स एंड में पास किया जाता है। अगर ये पास नहीं होता है तो एक तरीके से सरकार की डिफीट ही है कि ये पास नहीं हो रहा है, तो दिस शुड बी पास्ड। सिमिलरली प्रोसीजर की बात करें तो 2 तरह के बिल होते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। पब्लिक बिल वो हो गया जिसके अंदर मिनिस्टर्स उसे ला रहे हैं, और प्राइवेट बिल वो हो गया जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ला रहे हैं, क्योंकि ये मिनिस्टर नहीं है, राइट, दे आर नॉट इन पावर। सिमिलरली 3 रीडिंग्स के थ्रू कोई भी बिल जाता है, एक हो पहली रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। फर्स्ट में आप उसका ऑब्जेक्टिव रीड करेंगे, फिर उसे गैजेट में पब्लिश करते हैं। फिर आता है उसका ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन वाला स्टेज, जिसमें सब लोग उसको हाउस में डिस्कस करते हैं। डिस्कस होने के बाद कमिटीज के पास जाता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो उसके ऊपर रिपोर्ट्स बनाएगी, और फिर कंसिडरेशन स्टेज आता है। इसके बाद में तीसरी जो रीडिंग होती है उसमें या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अभी अमेंडमेंट नहीं आ सकता है, इसमें अमेंडमेंट यहाँ तक आ सकता था, अब अमेंडमेंट नहीं आ सकता है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं। सिमिलरली ऑर्डिनरी अगर कोई बिल है तो ऑर्डिनरी बिल किस तरीके से पास होगा, पहला हाउस जो होगा वो लोकसभा राज्यसभा कुछ भी हो सकता है ऑर्डिनरी बिल में, और इसी तरीके से अगर लोकसभा है पहला हाउस तो यहाँ राज्यसभा दूसरा हाउस हो जाएगा। जब ये यहाँ से यहाँ पास करेगा तो या तो ये दूसरा हाउस एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट कर देगा, या फिर पेंडिंग रख देगा, या फिर कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करेगा। अब ये इसके ऊपर है, पहले हाउस के ऊपर, कि उसे एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। और जब ये 3 चीज़ें होती है और 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, तो उसके बाद एक डेडलॉक हो गया है। अब उसको फिनिश करने के लिए एक जॉइंट सिटिंग लाई जाती है। उस जॉइंट सिटिंग में कौन प्रिसाइड करेगा, हमने पहले डिस्कस किया था, स्पीकर उसे प्रिसाइड करेंगे, राइट। जब ये जॉइंट सिटिंग होगा उसमें स्पीकर प्रिसाइड किया, सिंपल मेजॉरिटी उसे पास करना होता है, पास हो जाता है, फिर जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर उनका से है कि उन्हें एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है। तो इस तरीके से फ्लो होता है ऑर्डिनरी बिल का मैंडेट। सिमिलरली अगर आप देखेंगे फाइनेंस बिल को, तो उसमें 2 तरह के, एक है फाइनेंस बिल टाइप 1, उसमें क्या आर्टिकल 117(1) डील करता है, और इसे लाने के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होता है, और ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आ सकता ये। और ऑर्डिनरी बिल में प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन वो तो रिक्वायर्ड नहीं था, इसमें रिक्वायर्ड है। और इसमें भी जब सेम नेचर है उसका, ऑर्डिनरी बिल जैसा ही सेम नेचर है, सिर्फ एक चीज़ है, आर्टिकल 117 से डील करता है, सिर्फ लोकसभा में आएगा, प्रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट रिकमेंडेशन की रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ इसमें जनरल लेजिस्लेशन के भी एस्पेक्ट है, क्योंकि अगर ये आर्टिकल 110 के एस्पेक्ट है, इसमें सिर्फ आर्टिकल 110 होता तो मनी बिल हो जाता, सिर्फ आर्टिकल 110 होता तो मनी बिल हो जाता, लेकिन कुछ जनरल लेजिस्लेशन भी है, तो उसकी वजह से ये फाइनेंस बिल टाइप 1 हो गया है। उसके बाद आप देखेंगे टाइप 2 जो 117(3) से डील करता है, पिछला वाला 117(1) से डील करता था। इसमें भी रिकमेंडेशन चाहिए, लेकिन कंसिडरेशन स्टेज पे चाहिए। अब कंसिडरेशन स्टेज क्या है, आपने 3 रीडिंग्स देखी थी, दूसरी रीडिंग में हमने एंड में लिखा था कि ये कंसिडरेशन स्टेज है, जब कमिटीज़ होती है, कमिटीज़ अपने जो भी उनका प्रोसीजर रहता है उनकी रिपोर्ट्स प्रेजेंट करती है, उसके बाद कंसिडरेशन स्टेज आता है सेकंड वाली रीडिंग में, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन जरूरी हो जाता है। उसी के साथ ये दोनों हाउस में आ सकता है, मतलब ऑर्डिनरी बिल जैसे ही हो गया, और सेम प्रोसीजर जो है ऑर्डिनरी बिल में जैसे फ्लो करता है सिमिलरली उसी में फ्लो कर रहा है। और इसमें क्या है, आर्टिकल 110 से कुछ भी नहीं है, एक्सपेंडिचर CFI से जो निकलेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, उसके रिलेटेड चीज़ें हैं, लेकिन 110 के रिलेटेड कोई एस्पेक्ट, कोई चीज़ें मेंशन नहीं है। मनी बिल आर्टिकल 110 है, इसमें प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है, सिर्फ लोकसभा में आएगा। ये 3 चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, और यहाँ 6 महीने नहीं, यहाँ 14 डेज है, मतलब 14 डेज
तक ही ये रुक सकता है राज्यसभा में, और सेकंड हाउस नहीं बोल रहे, सिर्फ राज्यसभा, क्योंकि लोकसभा से ओरिजिनेट हो रहा है। और यहाँ पे अगर इसे पेंडिंग रख सकते हो या अमेंडमेंट सजेस्ट कर रहे हो तो इसके ऊपर है लोकसभा, ये उसे एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा। और जो भी किया, अगर रिजेक्ट करता है तो 14 दिन तक आप इसे होल्ड कर सकते हो, उसके बाद तो इट वुड पास, फर्दर आगे चला ही जाएगा। और उस तरीके से आप इसे रिजेक्ट नहीं कर सकते। अमेंडमेंट्स को आप मना कर सकते हो लेकिन बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं कर सकते। फिर जो प्रेसिडेंट है वो उसे रिटर्न नहीं कर सकते। एक और ये लूप आ जाता है कि मनी बिल कैन नॉट बी रिटर्न बाय प्रेसिडेंट ऑल्सो, तो ये एस्पेक्ट है। सिमिलरली अगर बजट को देखें तो आर्टिकल 112 इससे डील करता है, जिसको बजट को मेंशन नहीं किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से हम इसको स्टडी करते हैं। फिर इसमें क्या होते हैं, रिसीट्स कितना होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, उसके सारे एस्टिमेट्स मेंशन किए जाते हैं। सिमिलरली 2016 में रेलवे बजट जो था उसको मर्ज कर दिया था जनरल बजट में, वरना पहले दोनों का अलग होता था। अब साथ में जनरल बजट में रेलवे बजट भी उस तरीके से है। फिर ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं ये नॉन वोटेबल होते हैं। चार्ज एक्सपेंडिचर ऐसे, मतलब किसी की सैलरीज हो गई, राइट, इन्हें वोट पे नहीं डाला जा सकता क्योंकि ये तो देना ही पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, इन्वॉल्वमेंट्स है, उनके जो प्रिविलेज है उसके हिसाब से दे हैज़ टू बी पेड, उसमें वो चीज़ नहीं है। फिर स्टेजेस अगर देखें तो सबसे पहले आपने प्रेजेंट किया उसको, फिर वो डिस्कशन होता है 3-4 दिन तक उसके ऊपर डिस्कशन होगा, उसके बाद में कमिटीज़ के पास जाएगा। सेम जो बिल पास करने का प्रोसीजर था उसमें 3 किस तरीके से रीडिंग्स होती थी कि पहले गैजेट में पब्लिश करना है, फिर हाउस में डिस्कशन होता है, फिर कमिटीज़ के पास जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। अब एमपीज़ अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे इस पर, फिर जो डिमांड्स हैं, जो मिनिस्टर्स की डिमांड्स हैं उसके ऊपर देखा जा, उस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है। फिर जो उनकी डिमांड्स होती है, सरकार की जो डिमांड्स होती है उस पर वोटिंग होता है कि उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये सिर्फ लोकसभा का ही राइट्स है, ये राज्यसभा का राइट्स नहीं है। उसी के साथ में फिर अप्रोप्रिएशन बिल और आखिर में फाइनेंस बिल को पास किया जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब ये हो गया कि एक्सपेंस साइड से डील कर रहा है, मतलब अब इससे एक तरीके से यस वाली चीज़ हो गई कि सरकार का जो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे पैसे निकाले जा सकते हैं। बजट की जो रिक्वायरमेंट है वो सारी जो है वो मतलब हाउस ने पास कर दिया उसको, तो वो एक्सपेंस साइड से डील करता है। जबकि फाइनेंस बिल में वो प्रपोजल होंगे कि आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें कितने टैक्स की वजह से बेनिफिट्स होंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होगी। तो ये 2 नुआंसेस थे इसके। सिमिलरली जो डिमांड्स होते हैं फॉर ग्रांट्स, इसमें कुछ तरीके से अगर आप बताना चाह रहे हैं कि आप खुश नहीं है उस चीज़ से, जो भी पॉलिसीज़ पुट फोर्थ की जा रही है, जो डिमांड्स मांगी जा रही है उससे खुश नहीं है, तो कुछ 3 तरीके हैं। एक है पॉलिसी कट, जिससे आप क्या करते हैं, जो भी वैल्यू होती है उसको आप 1 रुपये पे ला देते हैं। लेट्स से 1 लाख करोड़ मांगा गया है पर्टिकुलर कोई चीज़ के लिए, आपने उसको कह दिया कि विल गिव ओनली 1 रुपी, तो उस तरीके से आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही डिस्प्लेजर आप शो कर रहे हो उस तरीके से। इकोनॉमिक कट में क्या होता है कि अमाउंट को आप रिड्यूस कर देते हैं। 1 लाख करोड़ है, आप कहेंगे कि हम 10,000 करोड़ ही देंगे, उस तरीके से ये हो गया। फिर टोकन कट में क्या होता है कि रिड्यूस बाय 100, एक तरीके से आप खुश नहीं है तो एक छोटा डिस्प्लेजर आप उस तरीके से शो कर रहे हैं। तो ये 3 तरीके होते हैं जिससे पार्लियामेंट्री कंट्रोल देखने को मिलता है फाइनेंशियल लेवल पे। फिर कुछ है सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक तरीके से हो गया। उसमें क्या होता है कि लेट्स से आपको जितना भी अमाउंट रिक्वायर्ड था वो इनसफिशिएंट है, मतलब आपने लेट्स से आपको 10,000 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी और ये आपको दे दिया गया था, अभी कम पड़ रहा है, अब आपको 2,000 करोड़ और चाहिए, तो अब जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट है इसको मीट करने के लिए, तो तब आप ग्रांट करते हैं कि अभी मुझे चाहिए उस तरीके से। फिर एडिशनल में क्या होता है कि कोई नई सर्विस क्रिएट कर दी गई है, मतलब पहले बजट में ये चीज़ नहीं था और अब नया चीज़ क्रिएट कर दिया गया तो एडिशनल ग्रांट हो गया। एक्सेस में क्या होता है कि मनी ऑलरेडी यूज हो चुका है, अब उसको फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया उसके बाद में आप उसको अप्रूवल करा रहे हैं कि इस तरीके से हमने यूज़ किया है, तो वो एक चीज़ है। फिर वोट ऑफ क्रेडिट में तो ब्लैंक चेक की तरह होता है कि कुछ एक्सीजेंसीज आ जाए उसमें यूज़ कर सकते हैं। एक्सेप्शनल में कोई स्पेशल पर्पस हो उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। और टोकन ग्रांट में क्या होता है कि लेट्स से फाइनेंस के हेड है, फाइनेंस के हेड से हमने इसको शिफ्ट करके रूरल डेवलपमेंट के हेड में हमने इसको री अप्रोप्रिएशन वाला चीज़ करा दिया, उसको शिफ्ट कर दिया, वो चीज़ हो जाता है टोकन ग्रांट। फिर फंड्स की बात करें तो एक CFI कंसोलिडेटेड फंड 266(1) से डील करता है। फिर पब्लिक अकाउंट है ये 266(2) से डील करता है उससे। फिर कंटीजेंसी फंड है जो 267 उससे डील करता है। ये पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं। अब कंसोलिडेटेड फंड में रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में हम बात करते हैं, जो भी कुछ भी आया या कुछ भी गया वो यहीं से जाता है। अब इसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है और टैग इसे ऑडिट करता है। सिमिलरली पब्लिक अकाउंट फंड भी कुछ इसी तरीके से इसी नेचर का है, लेकिन जो इसमें रिसीट्स नहीं, बाकी जो रिसीट्स हो गए वो यहाँ पे आएंगे सारे, और ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू हैंडल किया जाता है। मेन रिसीट्स और एक्सपेंडिचर यहाँ से हैं, बाकी जो रिसीट्स है वो यहाँ आएंगे
और कंटिजेंसी में क्या है, 500 करोड़ का एक कॉर्पस हमने बनाया हुआ है। कोई भी इमरजेंसी होता है उसमें ये यूज़ किया जा सकता है, और प्रेसिडेंट के बिहाफ पे फाइनेंस जो सेक्रेटरी है वो उसे होल्ड करके रखते हैं, और ये भी एग्जीक्यूटिव एक्शन से चलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों के लिए आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, राइट, जबकि इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। उसी के बाद में आप देखेंगे कि पार्लियामेंट का रोल किस तरीके से है। तो अलग अलग तरीके से रोल होता है, एक लेजिस्लेटिव रोल है, एडमिनिस्ट्रेटिव है। लेजिस्लेटिव में देखेंगे तो यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में आप लॉ बना सकते हैं, पार्लियामेंट बना सकता है। ऑल्सो स्टेट केस में भी लॉ बनाए जा सकते हैं इन आर्टिकल्स के तहत। फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाला एस्पेक्ट भी है कि आपने क्या कर दिया, एग्जीक्यूटिव को कह दिया कि आप बाकी लॉज बनाइए, आपने एक फ्रेमवर्क दे दिया, इस फ्रेमवर्क के अंदर फिर एग्जीक्यूटिव उसको हैंडल करेंगे। तो ये एक लेजिस्लेशन वाला एस्पेक्ट है कि इतना तक तो किया। फिर एग्जीक्यूटिव में अगर आप देखेंगे तो कुछ डिवाइसेस होते हैं जिससे कंट्रोल किया जाता है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल। हमने पिछली स्लाइड्स में देखा कि कुछ डिवाइसेस हैं, मतलब मोशंस पास किए जाते हैं, उससे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल देखने को मिलता है। फिर फाइनेंशियल लेवल पे देखिए तो रूल ऑफ लैप्स होता है कि 1 साल के अंदर पूरा यूज़ करना है, वरना फिर मार्च रश होता है और फिर सारा साथ में एक जगह पर यूज़ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लैप्स हो जाएगा सारा पैसा जब उस तरीके से फिर से फाइनेंशियल एलोकेशन होने वाले तो उसमें पैसा मिल ही जाएगा। फिर होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स, जिसमें कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं, पार्लियामेंट के पास ये पावर है। फिर जुडिशियल है कि इम्पीच कर सकते हैं प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, या रिमूव कर सकते हैं स्पीकर को, वो सारी चीज़ें ये पावर्स हैं। फिर कुछ इनइफेक्टिवनेस भी हमने देखा है। क्या इनइफेक्टिवनेस है? सबसे पहले जो मतलब ग्रांट्स होते हैं उनकी कुछ टेक्निकल डिमांड्स होती है। अब टेक्निकल डिमांड्स तो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, वो चीज़ है। उसी के साथ साथ में जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो एक तरीके से पोस्टमार्टम वर्क कर रही है। जब रिक्वायरमेंट है, मतलब पहले का जो ऑडिट होना चाहिए, पहले जो चीज़ें होनी चाहिए वो बहुत बाद में हो रही है, फिर जाके पता चला है ये तो एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक तरीके से पोस्टमार्टम वर्क वाला चीज़ है। फिर गिलिटिन जो मोशन होता है जिसमें कुछ आपने रीड भी नहीं किया और पूरी तरीके से आपने इसको खारिज कर दिया है, वो चीज़ हो जाता है। और फिर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो एक्चुअल काम लेजिस्लेशन का है वो तो पार्लियामेंट को करना चाहिए ना, उसको भी अगर आपने एग्जीक्यूटिव को दे दिया है तो किस तरीके से काम चलेगा। उसी के साथ साथ ऑर्डिनेंस, मतलब जब रिक्वायरमेंट नहीं है, जब मतलब जानबूझकर या फिर कभी किया जाता है कि सेशन रिसेस में है उस समय पे ऑर्डिनेंस लाया, और जब ऑर्डिनेंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी तब भी उसको ला दिया जाता है, तो ये इशू वाला चीज़ हो जाता है। फिर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना चाहिए, ये ना हो तो दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। उसी के साथ साथ में लोकसभा की कुछ ही चीज़ों में लोकसभा पावरफुल है, कुछ चीज़ों में राज्यसभा पावरफुल है, तो उसके एस्पेक्ट्स देखते हैं। मनी बिल को देखना, मतलब सिर्फ एक लोकसभा में ही आता है, फिर स्पीकर ही डिसाइड करते हैं कि है या नहीं मनी बिल। फिर फाइनेंस बिल जो टाइप बने ये भी सिर्फ लोकसभा में आता है। नो कॉन्फिडेंस ये भी लोकसभा ही पास कर सकती है। और उसके साथ साथ नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना है तो इसमें लोकसभा का से है और प्रेसिडेंट का से है, राज्यसभा का से नहीं है। फिर लोकसभा के जो स्पीकर है वही जॉइंट सेटिंग को प्रेसाइड करते हैं। लेकिन दो एस्पेक्ट्स में राज्यसभा भी पावरफुल है। स्टेट लिस्ट के अंदर आर्टिकल 249 के तहत अगर कोई लॉ बनाना है तो उसके लिए राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी, फिर उस पर लॉ बनेगा, इनिशिएट राज्यसभा करेगी। फिर 312 के अंदर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करनी है हमें, जैसे हेल्थ सर्विस, एजुकेशन सर्विस, तो वो सारी चीज़ के लिए राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करेगी, तभी वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी। फिर कुछ प्रिविलेजेस हैं इन सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज़ होती है, और कुछ एग्जम्पशंस इनको दिए जाते हैं। ये सीक्रेट सिटिंग्स अगर चाहे तो अपनी करा सकते हैं और किसी इंडिविजुअल को एक्सक्लूड कर सकते हैं उसमें से। फिर जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस होंगे उनके लिए पनिश भी किया जा सकता है। उसके साथ साथ लेट्स से ये सेशन चल रहा है, ये हाउस है, उसका सेशन चल रहा है, इसके 40 दिन पहले और इसके 40 दिन बाद तक आपको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल केस में। ये स्पेशल प्रिविलेज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को मिला हुआ है। उसी तरीके से ये सिर्फ सिविल केस में, क्रिमिनल केस में नहीं है ये। उसी के साथ एक ब्रीच ऑफ प्रिविलेज होता है और दूसरा होता है कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट में आप पूरी डिग्निटी को हर्ट करते हैं या फिर ऑनर, हाउस के ऑनर और डिग्निटी को हर्ट करते हैं। दिस इज अ मोर ग्रोस चीज़ है कंपेयर टू द ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस। उसी के साथ साथ सॉवरेनिटी वाला एस्पेक्ट आ जाता है कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है दैट इज़ वेरी सॉवरेन, मतलब बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है, वो बना सकता है, अमेंड कर सकता है, रिपील कर सकता है किसी भी लॉ को, और कोई जुडिशियल रिव्यू भी नहीं है उस चीज़ में। ये एक चीज़ है। जबकि इंडियन पार्लियामेंट इज़ लिमिटेड, मतलब इट्स लिमिटेड, और अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है, कांग्रेस है, उसके सिमिलर है। ये लिमिटेड किस वजह से? क्योंकि हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जो लिखा हुआ है उसी के हिसाब से चीज़ें चलेंगी। और फिर फेडरल है कि पावर शेयरिंग वाला एस्पेक्ट है। फिर जुडिशियल रिव्यू भी है हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी भी है, और फंडामेंटल राइट्स भी है लोगों के। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सॉवरेनिटी एक तरीके से लिमिटेड है, जबकि ब्रिटेन की सॉवरेनिटीज़, उनकी सॉवरेनिटी बहुत ज़्यादा है उस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो। और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो पार्लियामेंट से रिलेटेड है उसको देख लेते हैं। 79 पार्लियामेंट से डील करता है, 80 और 81 एक राज्यसभा एक लोकसभा है। उसी तरीके से सिमिलरली 89, 93 एक राज्यसभा
कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, ये ग्रुप इनका बन गया। फिर 105 प्रिविलेजेस हैं, उसी के साथ में 108 जॉइंट सेटिंग, 101 मनी बिल और 17 वाला जो हमने देखा था फाइनेंस बिल था। फिर ये अप्रोप्रिएशन बिल जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने होते हैं उस समय वाला। फिर ये बजट 112 और ये असेंट कि प्रेसिडेंट किसी लॉ पे सिग्नेचर करेंगे, फिर वो जो बिल होगा वो एक्ट बनेगा, राइट। तो वो वाला 111 से हम डील करते हैं। फिर 121 के अंदर ये है कि जजेस का जो कंडक्ट है ये पार्लियामेंट डिस्कोर्स में डिस्कस नहीं किया जाएगा, और सिमिलरली कोर्ट ज़्यादा उस चीज़ पे डिस्कस नहीं करेंगे कि पर्टिकुलर एमपी ने हाउस में ये चीज़ क्यों कही। तो वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन रहती है। तो ये पूरा हमारा जो एग्जाम के लिए रेलेवेंट है पार्लियामेंट, उसका सारा जो एक सुपर फास्ट रिवीजन हो सकता था, ये हमने करने की कोशिश की है। आई होप एंड विश कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो विद सर्टेनिटी प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।